मॉर्निंग। समय हो गया है आपकी फिक्र करने का। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप पढ़ते रहिए पूरे मजे के साथ। तो करें शुरू आज की वीडियो। हाउ इज द जोश? हाय मैम। तो गाइज आज हमारी साइंस की सेकंड क्लास शुरू हो चुकी है और आज हम जानेंगे जंतुओं और पौधों में अंतर, समानता और जंतु व वनस्पतियों के बीच अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं जंतु और पौधों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर यह है कि जंतु प्रचलन अर्थात स्थान परिवर्तन करते हैं, जबकि पौधे स्थिर रहते हैं, वह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला अंतर देखते हैं क्या है कि जंतु में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। शारीरिक संरचना एवं संगठन कैसा होता है? जटिल होता है, जबकि कोशिका भित्ति जो है वो पौधों में पाई जाती है और वह सेल्यूलोज की बनी होती है। शारीरिक संरचना एवं संगठन सरल होता है पौधों में। अगला डिफरेंस देखते हैं, जंतुओं में पर्णहरित का अभाव होता है, अर्थात जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता, पौधों में पर्णहरित पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? पाया जाता है। अगला डिफरेंस देखते हैं, चौथा, ये परपोषी या विषमपोषी होते हैं। जंतु भोजन प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो ये तो थी जंतुओं की बात कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जबकि पौधों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन पौधे कैसे होते हैं? वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है दोस्तों, ये स्वयंपोषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, CO2 तथा जल से स्वयं बना लेते हैं। अगला अंतर देखते हैं, क्या होता है कि जंतु एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं, जबकि पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। तो दोस्तों यह था पौधों और जंतुओं के बीच में अंतर। एक बार और फटाफट से नज़र लगा लेते हैं कि जंतु जो है वो प्रचलन अर्थात स्थान परिवर्तन करते हैं, पौधे स्थिर रहते हैं। जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और वह सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतुओं में पर्णहरित का अभाव होता है, लेकिन पौधों में पर्णहरित पाया जाता है। जंतु ये परपोषी या विषमपोषी होते हैं। जंतु भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, जबकि पौधे स्वयंपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। जंतु एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं, जबकि पौधे जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं पौधों और जंतुओं के बीच में समानता। अंतर हमने देख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या समानताएं होती है जंतुओं और पौधों में? पहली है, जंतु और पौधे दोनों ही गतिशील होते हैं, दोनों में गति होती है। ठीक है। दूसरा है, पौधों व जंतु दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है, भले ही जंतु जो है वो परपोषी हो और जो पौधे होते हैं वे स्वयंपोषी हो। पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों में वृद्धि का गुण होता है, दोनों ही वृद्धि करते हैं। जंतु एवं पौधे दोनों संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों ही श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, इसीलिए वे जीवित रहते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि पौधों और जीव जंतु में अनुकूलन की क्रिया कैसे होती है। तो दोस्तों जब बात अनुकूलन की हो ही रही है तो हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अनुकूलन होता क्या है। जीवों के वैसे लक्षण जो उन्हें किसी खास माहौल में जिंदा रहने में सक्षम बनाते हैं, उन्हें ही हम अनुकूलन कहते हैं। किसी भी जीव में किसी विशेष अनुकूलन के विकसित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जिन जीव में उचित अनुकूलन विकसित होता है वे बदले हुए परिवेश में भी जिंदा बच जाते हैं, लेकिन अन्य जीव नहीं बच पाते। तो दोस्तों अनुकूलन का सीधा साधा अर्थ यह है कि पेड़ पौधे और जंतुओं में वातावरण के अनुसार होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जीवित रहने के लिए जो भी उनमें परिवर्तन होते हैं वातावरण के साथ साथ, वही अनुकूलन होता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं जंतु में अनुकूलन कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं में किस प्रकार का अनुकूलन होता है।
मरुस्थल में रहने वाला कोई एक जीव या फिर जंतु का नाम बताइए आप। वो क्या होगा? ऊंट। तो देखते हैं ऊंट में किस प्रकार का अनुकूलन होता है। ऊंट के गद्देदार पैर इसे रेत में चलने में मदद करते हैं। क्या होता है कि इसके जो गद्देदार पैर होते हैं वो इसीलिए होते हैं जिससे वह रेत में चल पाए। ऊंट की पलकें लंबी होती है जिसके कारण ऊंट की आँखों में रेत नहीं जा पाता। और क्या होता है, ऊंट एक ही बार में ढेर सारा पानी पी जाता है, उसके बाद पानी पिए बिना यह कई दिनों तक रह सकता है। तो ये इसका अनुकूलन है कि ऊंट ने अपनी जो बॉडी है उसको इस तरह से चेंज कर लिया है वातावरण के अनुसार कि वह उसमें इतने गर्म या रेतीली जगह पे भी जीवित रह पाए। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है अनुकूलन, अपने शरीर में किए गए परिवर्तन। ऐसे ही जलीय जीवों के अंदर भी अनुकूलन होता है जिससे वो पानी में रह पाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ देख लेते हैं। जैसे मछली अपने धरारेखीय शरीर के कारण आसानी से पानी में तैर लेती है। यह अपने गिल से पानी में विलय ऑक्सीजन को ले लेती है। और मेंढक में पिछले पैर लंबे होते हैं जिनकी मदद से यह जमीन पर भी कूद लेता है। पिछले पैरों में उंगलियों के बीच झिल्ली होती है जिनकी मदद से वह पानी में तैरता है। दोस्तों, पौधों में अनुकूलन से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि अनुकूलन के कारण क्या होते हैं, किस वजह से अनुकूलन होता है, भले ही वो पौधों में हो या फिर जीव जंतु में हो। तो दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं, जैसे भोजन की उपलब्धता। जहाँ भोजन की उपलब्धता होगी वहाँ पर रहेंगे जीव जंतु और पेड़ पौधे, वहीं पर पनपेंगे। उनका वातावरण, अपने वातावरण के अनुसार ही वो अपना अनुकूलन करते हैं। प्रजनन व शत्रुओं से रक्षा, ये 4 अनुकूलन के कारण होते हैं जीवधारियों के। कौन कौन से? भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन व शत्रुओं से रक्षा। ठीक है, अब देखते हैं पौधों में अनुकूलन। जिस तरह से रेगिस्तान क्षेत्रों के पौधे होते हैं उनमें अनुकूलन होता है, वो देख लेते हैं कैसे होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधे निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती है। इन पौधों की पत्तियां नुकीली कांटों में बदल जाती है। जैसे आपने अभी ऊपर एक पिक्चर में देखा, उसमें कैक्टस और एलोवेरा इस तरह के पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में अधिकतर पाए जाते हैं और इनकी पत्तियां नुकीली होती है। इन पौधों का जड़ तंत्र बहुत ही विकसित होता है। इन पौधों का तना हरे रंग का तथा गुद्देदार होता है। इन पौधों में पाई जाने वाले कांटे जंतुओं से इनकी रक्षा करते हैं। तो ये क्या हुआ, पौधों में अनुकूलन हुआ। उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया कि जिससे वे बचे रहे और आगे सरवाइव करते रहे। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण है रेगिस्तानी पौधों के अनुकूलन के, जैसे नागफनी, कीकर, बेर आदि। अब देख लेते हैं मैदानी क्षेत्रों के पौधों में होने वाला अनुकूलन। तो दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों के वृक्षों में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती है। जैसे ये वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, इनकी पत्तियां सपाट और पतली होती है, इनमें अनेक प्रकार की शाखाएं निकली होती है। ये वृक्ष शीत ऋतु में भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे पीपल, आम, शीशम आदि। दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो आप रिवीजन करते रहिए और अपनी नोटबुक में ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।